I was lightning before the thunder. Thunder, 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 thunder. देखिए, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सॉल्बिलिटी, और सॉल्बिलिटी से रिलेटेड जो है वो सॉल्बिलिटी को इफेक्ट करने वाले जो है वो फैक्टर्स के बारे में, कौन कौन से फैक्टर होंगे जो हमारे सॉल्बिलिटी को इफेक्ट करेंगे। जिसमें हम लोग देखे थे नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इसके अलावा हम लोग देखे थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हाइड्रेशन एनर्जी का एंड लैटिस एनर्जी का क्या रोल है सॉल्बिलिटी में, इसके बारे में भी हम लोग को जानकारी मिला था। प्रेशर का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, प्रेशर जो है वो हमारे इफेक्ट नहीं करता है सॉल्बिलिटी को। किसी सॉलिड को अगर हम किसी सॉलिड पार्टिकल को अगर हम लिक्विड में डिसॉल्व करना चाहते हैं तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है। फिर पूछ सकते हैं आप कि क्यों इफेक्ट नहीं है? क्योंकि सॉलिड एंड लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं हमारे वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं नेचर में। सॉलिड एंड लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। सॉलिड हमारे जो हैं वो अगर कोई सॉलिड पार्टिकल अगर किसी लिक्विड में डिसॉल्व करे और उसके अगर हम ऊपर प्रेशर को अप्लाई करें तो सॉलिड हमारे जो है वो नेचर में इनकम्प्रेसिबल है, जिसके कारण हमारे प्रेशर का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा सॉल्बिलिटी के ऊपर। लेकिन अब हम लोग जो है वो देखना चाहते हैं सॉल्बिलिटी ऑफ गैस पार्टिकल इन अ लिक्विड। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग होगा सॉल्बिलिटी ऑफ गैस पार्टिकल। सॉल्बिलिटी ऑफ गैस पार्टिकल, solubility of gas particle in a liquid। गैस पार्टिकल इन ए लिक्विड, और इसको एक्सप्लेन करने का काम किए थे हेनरी। एक्सप्लेन बाय हेनरी लॉ। इसके कंसेप्ट को देने का काम किए थे हेनरी। तो अगर किसी गैस पार्टिकल को हम सॉल्युबल बनाना चाहते हैं, किसी गैस पार्टिकल की सॉल्बिलिटी हम देखना चाहते हैं, किसी गैस पार्टिकल की सॉल्बिलिटी अगर हम देखना चाहते हैं लिक्विड में, तो इस टर्म को एक्सप्लेन करने का काम किए थे हेनरी। हेनरी के द्वारा इसको एक्सप्लेन किया गया था। हेनरी एक्सप्लेन हाउ द गैस पार्टिकल गेट सॉल्युबल इन अ सुटेबल लिक्विड। गैस पार्टिकल हमारे किस तरह से सुटेबल लिक्विड में सॉल्युबल होंगे, इस चीज को एक्सप्लेन करने का काम किए थे हेनरी। हेनरी के द्वारा कंसेप्ट दिया गया था इसका कंसेप्ट प्रोवाइड करने का काम किए थे हेनरी। हेनरी इसका कंसेप्ट प्रोवाइड किए थे। हेनरी के अनुसार कहा गया हेनरी लॉ सबसे पहले हम लोग देखना चाह रहे हैं। इस लॉ के अनुसार कहा गया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, हेनरी के अनुसार कहा गया, इस लॉ में कहा गया कि अप्लाइड प्रेशर ओवर द गैस पार्टिकल, अप्लाइड प्रेशर ओवर द गैस पार्टिकल, अप्लाइड प्रेशर ओवर द गैस पार्टिकल, ओवर द गैस पार्टिकल, over the gas particle is directly proportional to solubility। that is pressure is directly proportional to सॉल्बिलिटी। यानी कि गैस पार्टिकल के ऊपर अप्लाइड प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, किसी गैस पार्टिकल को अगर मान लीजिए कि CO2 को हम घुलाना चाहते हैं, CO2 को डिसॉल्व करवाना चाहते हैं हम वाटर में, CO2 हमारे जो है वो डिसॉल्व करवा करके वाटर में जो है वो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करना चाहते हैं, जो हमारा कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक का कंसेप्ट है, कार्बोनेटेड ब्रिवरेज बोलते हैं। तो CO2 को हमको जो है वो डिसॉल्व करवाना है वाटर में। तो CO2 को अगर वाटर में डिसॉल्व करवाना है तो अप्लाइड प्रेशर जो होगा, वो जो हम CO2 के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई करेंगे ताकि वो हमारा डिसॉल्व हो वाटर में, उस अप्लाइड प्रेशर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कौन? सॉल्बिलिटी। यानी कि अप्लाइड प्रेशर ओवर द गैस पार्टिकल
अप्लाइड प्रेशर ओवर द गैस पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ये पहला कंसेप्ट दिया गया हेनरी के द्वारा। हेनरी के अनुसार कहा गया कि अप्लाइड प्रेशर ओवर द गैस पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। In other words, it is also written as applied pressure over the gas particle is directly proportional to mole fraction, that is pressure डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। यहाँ से हमारा सॉल्युबिलिटी को रिप्लेस किया गया मोल फ्रैक्शन। आपको पता है सॉल्युबिलिटी के बारे में पहले भी डिस्कस किया गया है कि सॉल्युबिलिटी जो है वो टर्म वो हमारा मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है, मोलैलिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो यहाँ से जो है वो हेनरी के द्वारा जो है वो सॉल्युबिलिटी को टर्म को रिप्लेस किया गया किससे? मोल फ्रैक्शन से। यहाँ से P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके एक कांस्टेंट दिया गया। इस कांस्टेंट को कहा गया हेनरी रेट कांस्टेंट, हेनरी रेट कांस्टेंट, जिसका वैल्यू डिपेंड करेगा डिपेंड upon the nature of gas particle पर ये डिपेंड करेगा। अगर देखा जाए यहाँ से तो हम लोग लिख सकते हैं कि H इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से P बाई मोल फ्रैक्शन। यहाँ से हम चाहें तो और आगे बढ़ा करके ये भी लिख सकते हैं कि KH इज इक्वल टू P बाई सॉल्युबिलिटी। मोल फ्रैक्शन की जगह पर हम लोग लिख दिए सॉल्युबिलिटी का टर्म। यहाँ से चाहें तो और भी थोड़ा सा क्लासिफाई करके लिख सकते हैं कि KH जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्युबिलिटी के, यानी कि हायर द वैल्यू ऑफ हेनरी रेट कांस्टेंट, हायर द वैल्यू ऑफ KH जितना बड़ा होगा सॉल्युबिलिटी उतना कम होगा। यानी कि किसी भी गैस पार्टिकल के लिए KH का वैल्यू जितना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी उतना कम। ये बात याद रखेंगे, ये बात आपको ऑर्डर में अरेंज करने के देखने को मिल सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि KH का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, हेनरी रेट कांस्टेंट का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, हेनरी रेट कांस्टेंट का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, गैस पार्टिकल का सॉल्युबिलिटी उतना कम होगा किसी सुटेबल सॉल्वेंट में। तो आप देख पा रहे हैं कि हम लोग जो है वो सॉल्युबिलिटी तो देखे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना भी बताया गया आपको। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बाद हम लोग देखें कि कौन कौन से हमारे फैक्टर जो हैं वो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। लेकिन वहां पर हम लोग जो सॉल्युबिलिटी देख रहे थे वो एक सॉलिड पार्टिकल का सॉल्युबिलिटी देख रहे थे किसी सुटेबल सॉल्वेंट में। यहां पर हम लोग जो है वो सॉल्युबिलिटी तो देख रहे हैं, लेकिन सॉल्युबिलिटी जो है वो देख रहे हैं गैस पार्टिकल का इन अ लिक्विड। अगर यही हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन अ लिक्विड रहता तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं था, प्रेशर का कोई रोल नहीं था। 5 फैक्टर हम लोग पढ़े थे, छठा फैक्टर प्रेशर हो सकता था, लेकिन प्रेशर को नहीं डिस्कस किए। प्रेशर के बारे में इसलिए बोल दिए क्योंकि प्रेशर हमारा जो है वो कोई अपना इन्फ्लुएंस नहीं डाल पाता है हमारा सॉल्युबिलिटी के ऊपर। सॉलिड पार्टिकल का अगर हम लिक्विड में सॉल्युबिलिटी देखना चाहते हैं और उसमें प्रेशर का इफेक्ट देखना चाहते हैं तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारा सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। अगर सॉलिड है हमारा सॉलिड पार्टिकल, गैस नहीं, गैस की बात नहीं कर रहे हैं, अगर कोई सॉलिड पार्टिकल है हमारा नेचर में और उस सॉलिड पार्टिकल का अगर हम सॉल्युबिलिटी लिक्विड में देखना चाहते हैं
और हम चाहते हैं कि उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें, कोई इफेक्ट नहीं होगा। उसके पीछे रीजन है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नेचर में इनकम्प्रेसिबल होते हैं, क्योंकि उनके बीच जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होता है, सॉलिड जिस भी पार्टिकल से बना होगा उस पार्टिकल को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। सॉलिड जिस पार्टिकल से बना होगा उस पार्टिकल को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इतना कम होता है कि उसके पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, मूव करते हैं सिर्फ मीन पोजीशन के अलाउंग। आप 11th में पढ़े होंगे दो तरह का पोजीशन एसएचएम में, एक्सट्रीम एंड मीन पोजीशन। तो उसमें पार्टिकल के बीच डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इतना कम होता है कि उसमें पार्टिकल का वाइब्रेशन सिर्फ उसका पार्टिकल का वाइब्रेशन, मूवमेंट, ऑसिलेशन सिर्फ देखने को मिलता है मीन पोजीशन पर। यही कारण है कि हमारे सॉलिड जो होते हैं वो नेचर में इनकम्प्रेसिबल होते हैं, वो रिजिड होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। और अप्लाइड प्रेशर का जो है वो उनका कोई अप्लाइड प्रेशर अगर हम दिखाएं, प्रेशर को अप्लाई करके उनके ऊपर एप्लीकेशन देखना चाहें तो कोई हमारा जो है वो इम्पैक्टनेस नहीं देखने को मिलता है प्रेशर का सॉलिड पार्टिकल के ऊपर जब उनको किसी सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करवा रहे होंगे। लेकिन यहां पर हमारा टर्म चेंज कर गया है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पार्टिकल इन अ लिक्विड। तो गैस पार्टिकल हमारा अगर लिक्विड में सॉल्युबल है तो इसको एक्सप्लेन करने का काम किए हेनरी। ये वही हेनरी हैं जो आपको 11th में मिले थे इक्विलिब्रियम में। इनके द्वारा लॉ दिया गया और इस लॉ को ना इनके अनुसार कहा गया कि अप्लाइड प्रेशर जो गैस पार्टिकल के ऊपर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्युबिलिटी के। अगर किसी गैस पार्टिकल को हम सुटेबल सॉल्वेंट में अगर डिसॉल्व करवाना चाहते हैं तो जितना प्रेशर आप अप्लाइड कीजिएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्युबिलिटी के, यानी कि प्रेशर अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। दूसरे लैंग्वेज में हम लोग ये भी कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते हैं, ये बात स्टेटमेंट जो है वो हेनरी का ही है। ये भी लिखा जा सकता है कि हमारा अप्लाइड प्रेशर ओवर द गैस पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। सॉल्युबिलिटी को रिप्लेस किया गया मोल फ्रैक्शन से और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। यहां से P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन और P हमारा प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके एक कांस्टेंट लाया गया जिसको नाम दिया गया हेनरी के द्वारा हेनरी रेट कांस्टेंट। और ये हेनरी रेट कांस्टेंट का वैल्यू जो होगा वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस पार्टिकल। नेचर ऑफ गैस पार्टिकल अगर वोलाटाइल है तो केएच का वैल्यू ज्यादा होगा, अगर नॉन वोलाटाइल है तो केएच का वैल्यू कम होगा। क्योंकि आप यहां पर देख पा रहे हैं, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, नॉन वोलाटाइल ज्यादा सॉल्युबल होता है, वोलाटाइल कम सॉल्युबल होता है। तो जो कम सॉल्युबल होगा उसका केएच का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। जो कम, ये कम होगा तो ये क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि दोनों में किस तरह का रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। अगर ये ज्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी घुलने वाला ज्यादा है, कोई भी गैस पार्टिकल आसानी से उसको लिक्विड में बदला जा सकता है। तो पिछले क्लास में ये डिस्कस किए भी थे एग्जाम्पल के तौर पर कि वाटर का स्टेट कौन सा, लिक्विड, CO2 का स्टेट कौन सा, गैस। दोनों का स्टेट सेम या डिफरेंट, डिफरेंट। यहां पर डिफरेंट स्टेट है, डिसॉल्व करना कंपैरेटिवली मुश्किल होगा। अब हम लोग करते क्या है कि CO2 को हमको अगर वाटर में डिसॉल्व करवाना है तो CO2 के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं। CO2 के ऊपर जब प्रेशर अप्लाई करेंगे और इसके टेम्परेचर को कम करेंगे, CO2 के ऊपर जब प्रेशर अप्लाई करेंगे और CO2 को टेम्परेचर को कम करेंगे तो ये धीरे धीरे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा। इसका भी स्टेट लिक्विड, इसका भी स्टेट लिक्विड, दोनों लिक्विड स्टेट में आ गया और दोनों का एक दूसरे में डिसॉल्व होने का टेंडेंसी जो है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इट इज रूल दैट लाइक डिसॉल्व लाइक, ये रूल हमारा है कि लाइक डिसॉल्व लाइक। तो यहां पर CO2 का पार्टिकल जो होगा वो ज्यादा डिसॉल्व होगा व्हेन इट गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, क्योंकि वाटर भी जो है वो कौन से स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। तो यहां पर CO2 का अगर केएच का वैल्यू कम है, अगर CO2 का किसी दूसरे गैस पार्टिकल के साथ अगर कंपैरिजन करें तो CO2 का अगर केएच का वैल्यू कम होगा तो इसका मतलब इसका वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि हम लोग देख पाए यहाँ केएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन को रिप्लेस कर दिए सॉल्युबिलिटी से, तो केएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, 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 यानी कि सॉल्युबिलिटी ज्यादा तो केएच कम या केएच ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम। तो नोट कीजिएगा। तो स्टेटमेंट लिख लीजिएगा हेनरी लॉ का, हेनरी लॉ का जो है वह स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। नीचे में जो है वो स्टेटमेंट, ये तो कैलकुलेशन हुआ, उसके बाद जो है वो हेनरी लॉ का स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। लिखिएगा द मास ऑफ अ गैस पार्टिकल, द मास ऑफ अ गैस पार्टिकल dissolve in given volume, the mass of a gas particle dissolve in given volume, dissolve in given volume of the liquid at a constant temperature, at a constant temperature depend upon
depend upon the pressure applied, depend upon the pressure applied, फुल स्टॉप दीजिएगा, लाइन चेंज करके लिखिएगा, it can also be written as the partial pressure of gas in vapor phase is proportional to mole fraction of the gas in the solution, तो ये हमारे स्टेटमेंट है हेनरी लॉ के। अब हमारा आया अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, हम लोग जाने कि P इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। अब हम ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। एक एक्सिस पर हम जो है वो प्रेशर ले रहे हैं, वेपर प्रेशर, और दूसरे एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन। अब ये P और X के बीच किस तरह का रिलेशन है? ये P एंड X के बीच मोल फ्रैक्शन, अगर ये तो कांस्टेंट है ना जी, तो ये कांस्टेंट को अगर यहाँ से हटाएं तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ किस तरह का होता है? लीनियर नेचर का होता है, स्ट्रेट लाइन विथ लीनियर नेचर, यही होगा ना, क्योंकि आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि P इज वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? मोल फ्रैक्शन के। और यहाँ से वेपर प्रेशर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ किस तरह का होता है? इन्वर्स रहता तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लेकिन डायरेक्टली है, और डायरेक्टली है तो हमारा जो है वो यहाँ पर नेचर ऑफ ग्राफ जो होगा वो P विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि स्ट्रेट लाइन होगा, लीनियर नेचर का ग्राफ होगा। हाँ, अगर यही कह देता कि हेनरी डेट कांस्टेंट, अभी हम लोग जाने थे कि KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। अगर इन दोनों के बीच ग्राफ प्लॉट करने के लिए कह दिया जाए तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा ग्राफ का नेचर, यहाँ पर ग्राफ का नेचर जो होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, क्योंकि दोनों के बीच किस तरह का रिलेशन है? अगर यहाँ से हम दोनों के बीच ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो यहाँ से ये KH और ये सॉल्युबिलिटी का टर्म, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी का टर्म, और यहाँ से ये ग्राफ का नेचर ऐसा होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ग्राफ जो है वो पूछे हुए आपका JEE, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन हेनरी डेट कांस्टेंट एंड सॉल्युबिलिटी। तो हेनरी डेट कांस्टेंट और सॉल्युबिलिटी, तो KH का वैल्यू जैसे जैसे कम हो रहा है, KH का वैल्यू ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, KH के वैल्यू के लिए ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, कम हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी के एक्सिस पर हम लोग बढ़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि दोनों के बीच किस तरह का रिलेशन है? इनवर्स। तो KH का वैल्यू जितना ज्यादा सॉल्युबिलिटी उतना कम, तो ये डायरेक्ट का रिलेशन, ये डायरेक्ट का रिलेशन का ग्राफ है। और ये इनवर्स का रिलेशन का ग्राफ आप पढ़े होंगे 11th में, या नहीं पढ़े हैं तो जानिए कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है हमारा। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये लीनियर नेचर का ग्राफ, ये दो ग्राफ हम लोग देख पा रहे हैं। अब इसके बाद है हमारा एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ का 3 जगह एप्लीकेशन, ऐसा तो बहुत सारा एप्लीकेशन है, हम लोग कम से कम 3 एप्लीकेशन देखेंगे। 3 एप्लीकेशन जो है वो हेनरी लॉ का हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हेनरी लॉ का जो कंसेप्ट है उसका इस्तेमाल करके जो है वो कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक को प्रिपेयर किया जाता है। हेनरी लॉ के कंसेप्ट का इस्तेमाल करके सबसे पहले जो है वो हेनरी लॉ का इस्तेमाल करके जो है वो सबसे पहले जो है वो हमारा कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक को प्रिपेयर किया जाता है। तो पहला आप लिख सकते हैं टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, to increase the solubility of CO2 in soda water to increase the solubility of CO2 in soda water
and soft drink and soft drink and soft drink, the bottle is sealed under high pressure. The bottle is sealed under high pressure. देखते होंगे कोल्ड ड्रिंक का बॉटल खरीद करके बाजार से लाकर उसका ढक्कन खोलते हैं तो देखते होंगे प्रेशर रिलीज होता है, एक तरह का साउंड क्रिएट होता है। अगर यही क्लासरूम में बोलते तो आप साउंड क्रिएट करके बता देते कि किस तरह का साउंड क्रिएट होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो हम लोग जो है वो वीडियो में थ्रू देख रहे हैं तो साउंड क्रिएट नहीं हो रहा है। तो एक तरह का साउंड क्रिएट होता है, वो प्रेशर रिलीज होने का साउंड होता रहता है। अंडर हाई प्रेशर रहता है क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, और जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा CO2 उतना ज़्यादा सॉल्युबल होगा कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक में, और CO2 जितना ज़्यादा सॉल्युबल होगा आपको सॉल्यूशन जो है उतना कंसनट्रेटेड मिलेगा। और आप चाहते भी हैं कि कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन मिले ताकि टेस्ट आपके लिए फैमिलियर हो। आप देखते होंगे, ये बात पहले भी वीडियो में डिस्कस किए हैं कि हमारा जो है वो 3 तरह के कंटेनर में आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रेशराइज जो है वो हमारा केन वाला रहता है, और यही कारण है कि उसका टेस्ट जो है वो सबसे अच्छा होता है। और हाई प्रेशर होने की वजह से उसका जो है वो कंटेनर उतना इस तरह का मेंटेन किया जाता है कि अंडर हाई प्रेशर है, और यही कारण है कि उसका अदर के कंपैरिजन में उसका जो कॉस्ट होता है वो थोड़ा कंपैरेटिवली हाई होता है। बस रीज़न यही है। तो हमारा जो है वो पहला एप्लीकेशन ये हुआ कि CO2 का जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। CO2 को हम लोग जो है वो अगर घुलाना चाहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक में, उसका एप्लीकेशन देखना चाहते हैं तो बॉटल को अंडर हाई प्रेशर सील कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को जानकारी है, हेनरी के अनुसार बताया गया है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। प्रेशर जितना ज़्यादा अप्लाई होगा सॉल्युबिलिटी उतना गैस पार्टिकल का लिक्विड में जो होगा वो ज़्यादा होगा। दूसरा स्क्यूबा डाइवर्स लोग, स्क्यूबा डाइवर्स लोग नाम सुने होंगे आप, स्क्यूबा डाइवर्स का नाम सुने होंगे। स्क्यूबा डाइवर्स लोग वही होते हैं जो पानी के अंदर जो है वो जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए पानी के अंदर। गोताखोर लोग जो अपने साथ पीछे देखते होंगे सिलेंडर कैरी किए हुए रहते हैं, स्क्यूबा डाइवर्स लोग अपने साथ जो है वो सिलेंडर कैरी किए हुए रहते हैं, और उस सिलेंडर में जो है वो 3 तरह के गैस फिल रहते हैं, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन जो है वो ऑप्टिमम प्रेशर मेंटेन करने के लिए, हीलियम जो है वो ब्लड में सप्लाई दिया जाता है ताकि बेंड से बचा जा सके। हीलियम में जो है वो बेंड से बचा जा सके। तो कहिएगा सर बेंड क्या होता है? अंडर हाई प्रेशर जब आप पानी के नीचे जाइएगा तो आपके ऊपर जो अप्लाइड प्रेशर होगा वाटर का वो बहुत ज़्यादा होने लगेगा, और ज़्यादा होने लगेगा तो आपके जो नर्व सिंपल्स हैं या फिर आपके आर्टरीज और जो वेन हैं उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो वो ब्रस्ट होने का चांसेस है। यही कारण है कि हमारा जो है वो उसमें जो है वो उसको नॉर्मल प्रेशर मेंटेन करने के लिए जो वो हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। हीलियम आपको पता है वन ऑफ द लाइटेस्ट नेचर ऑफ गैस है, और हीलियम जो है वो सप्लाई दिया जाता है। हीलियम का परसेंटेज होता है वो 11% होता है। ऑक्सीजन जो है वो 32% के अप्रॉक्सीमेटली इस्तेमाल किया जाता है, और हमारा जो है वो नाइट्रोजन जो है वो 56 के आसपास जो है वो परसेंटेज में इस्तेमाल होता है। अब थोड़ा बहुत डेसिमल में इधर उधर हो सकता है, लेकिन हीलियम बोले 11%, ऑक्सीजन बोले 32%। हीलियम के बारे में बोल रहे हैं 11%, ऑक्सीजन के बारे में बोल रहे हैं 32%, और नाइट्रोजन के बारे में बोल रहे हैं 56%। कहीं 100 से ज़्यादा नहीं ना हो रहा जा, एक बार देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि 100 से ज़्यादा हो गया, कितना हो गया? ये 56 और ये कितना हो जाएगा? 11, 43 ही ना, और ये 56, चलिए कितना हो गया? ये 99, यानी कि पॉइंट में डेसिमल में और कुछ रहता होगा, शायद ये 11.2 रहता है, और भी कुछ इस तरह से अप्रॉक्स में इतना वैल्यू लिख दिए। हीलियम 11 पॉइंट समथिंग 1%, उसके बाद ऑक्सीजन जो होता है वो 32.2%, और बाकी बच गया जो हमारा नाइट्रोजन होगा। तो इस तरह से कंटेंट रहता है हमारा। तो स्क्यूबा डाइवर्स के ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट ना आए, इसके लिए जो है वो अपने साथ वो सिलेंडर को कैरी करते हैं जिसमें 3 गैस भरा हुआ रहता है हमारा, नाइट्रोजन, हीलियम एंड ऑक्सीजन। यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि डाइविंग एपरेटस, डाइविंग जो पानी के अंदर लेकर जिसको जाते हैं, उसमें डाइविंग एपरेटस में जो है वो हीलियम गैस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? डाइविंग एपरेटस जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें हीलियम गैस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ये क्वेश्चन P ब्लॉक में भी देखने को मिलेगा।
जब वहाँ पर हम लोग 18 ग्रुप के एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो डाइविंग apparatus में हीलियम गैस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? डाइविंग apparatus में हीलियम गैस का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका सॉल्युबिलिटी जो होता है वो हमारे ब्लड में बहुत कम होता है। क्वेश्चन पूछता है वाई हीलियम गैस इज यूज्ड इन डाइविंग apparatus? हीलियम गैस का इस्तेमाल डाइविंग apparatus में क्यों होता है? हीलियम गैस का इस्तेमाल डाइविंग apparatus में क्यों होता है? क्योंकि हीलियम गैस का जो सॉल्युबिलिटी होता है हमारे ब्लड में वो बहुत ही कम होता है या ना के बराबर होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो सॉल्युबल भी नहीं होगा और हमारे ब्लड के वेसल को ऑप्टिमम प्रेशर पर भी रखेगा, जिसके कारण हम लोग हीलियम गैस का कैरी करते हैं। तो ये हमारे जो है वो, तो हमारा दूसरा एप्लीकेशन स्क्यूबा डाइवर्स लोग इसका इस्तेमाल करता है। और तीसरा माउंटेन क्लाइंबर्स लोग, जो पहाड़ पर लोग जाते हैं। जैसे जैसे आपको पता है कि पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा, अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाइएगा, ऊपर में जो है वो एयर का जो डेंसिटी है वो कम हो जाता है। जैसे जैसे आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाइएगा, एयर का जो डेंसिटी है वो कम हो जाता है। और एयर का डेंसिटी अगर कम होता है तो ऑक्सीजन का सप्लाई ब्रेन को, माउंटेन क्लाइंबर्स लोग जो होते हैं उनको ऑक्सीजन का सप्लाई ब्रेन को कम जाता है। ब्रेन को ऑक्सीजन का सप्लाई कम जाएगा तो थिंकिंग एबिलिटी कम हो जाएगा, माइंड अच्छे से प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, और जिसके कारण एक डिजीज का सिम्टम देखने को मिल जाता है। उस डिजीज को नाम देते हैं हम लोग इनॉक्सिया। इनॉक्सिया, इट इज अ डिजीज काउज्ड टू ब्रेन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्रेन। ऑक्सीजन सप्लाई अगर ब्रेन को कम मिलेगा, अगर ब्रेन को ऑक्सीजन का सप्लाई कम मिलेगा तो ब्रेन अच्छे से प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, थिंकिंग एबिलिटी कम हो जाएगी, और जिसके कारण एक डिजीज का सिम्टम हम लोग को देखने लगेगा, और उस डिजीज को नाम दिया गया इनॉक्सिया। बायो में पढ़े भी होंगे बायोलॉजिस्ट लोग इनॉक्सिया के बारे में। इनॉक्सिया, ये ऑक्सीजन को ब्रेन को, ये हमारा ब्रेन को ऑक्सीजन का सप्लाई जब कम मिलता है तब ये डिजीज हमको देखने को मिलता है। तो आपके पास 3 एप्लीकेशन हो गए हेनरी का। पहला कोल्ड ड्रिंक, इन द प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक एंड सॉफ्ट ड्रिंक। दूसरा बाय स्क्यूबा डाइवर्स हु कैरी सिलेंडर फिल्ड विथ हीलियम, ऑक्सीजन and nitrogen gas to minimize the adverse effect over them। अपने ऊपर लगने वाले एडवर्स इफेक्ट को कम करने के लिए जो है वो एक सिलेंडर गैस कैरी करते हैं, एक सिलेंडर कैरी करते हैं जो कि जिसमें 3 तरह का गैस फील्ड रहता है, हीलियम, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। उनके ब्लड वेसल में किसी तरह का जो है वो क्रैम्प नहीं आए, जिसको हम लोग बेंड बोलते हैं, वो ब्रस्ट ना करे, उसके लिए जो है वो ऐसा काम ये करते हैं। और तीसरा माउंटेन क्लाइंबर्स लोग, माउंटेन क्लाइंबर्स लोग जिनको ब्रेन का ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो कम जाता है, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन का डेंसिटी कम होते चला जाएगा। ऑक्सीजन का डेंसिटी अगर कम होगा तो ब्रेन को ऑक्सीजन का सप्लाई कम मिलेगा, ऑक्सीजन का सप्लाई कम मिलेगा तो थिंकिंग एबिलिटी कम हो जाएगी, थिंकिंग एबिलिटी कम होगा तो जिसके कारण एक डिजीज का सिम्टम दिखेगा, जिसको हम लोग बोले क्या नाम दिए, इनॉक्सिया। तो आप लोग लिख सकते हैं, पहला शायद लिखवा दिए थे, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर एंड सॉफ्ट ड्रिंक द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। दूसरा आप लिख सकते हैं, टू अवॉइड द टॉक्सिक इफेक्ट, टू अवॉइड द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन, टू अवॉइड द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड, of nitrogen in blood, the tanks used by scuba divers, SCUBA DIVERS, SCUBA scuba divers are filled with air diluted with helium, nitrogen and oxygen, ये दूसरा हुआ। तीसरा लिखेगा, at high altitude low blood oxygen causes climber to become weak, and make them unable to think properly, and make them unable
to think properly, which are symptom of a condition, called anoxia disease, फुल स्टॉप दीजिएगा। तो ये 3 एप्लीकेशन हुए आपके, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, लेकिन पहले ये ग्राफ उतार लीजिए। तो अब जो है वो हम लोग हेनरी लॉ जाने, हेनरी लॉ का एप्लीकेशन जाने। अब लिमिटेशन देखना चाहते हैं हेनरी लॉ का, कहाँ पर ये जो है वो काम करना बंद कर देगा। जब गैस पार्टिकल के ऊपर लगने वाला प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा हो, अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर देना है, जैसे वाटर को ही CO2 को ही ले लीजिए, अगर CO2 के ऊपर अप्लाइड प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा आप कर दीजिएगा तो फिर वो लिक्विड में स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा, फिर से वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो व्हेन प्रेशर इज टू हाई एंड टेम्परेचर इज टू लो, देन हेनरी लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हमारा जो है वो हेनरी लॉ का लिमिटेशन अगर देखा जाए तो पहला लिमिटेशन होगा, द प्रेशर ऑफ गैस पार्टिकल इज नॉट टू हाई एंड टेम्परेचर इज नॉट टू लो। प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टू हाई नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर टू लो नहीं होना चाहिए, तब हमारा जो है वो हेनरी लॉ उस जगह पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर प्रेशर टू हाई हो जाए और टेम्परेचर टू लो हो जाए तो हेनरी लॉ हम वहाँ पर हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा कि अगर कोई पार्टिकल्स हम डालें किसी सूटेबल सॉल्वेंट में, किसी सूटेबल सॉल्वेंट में अगर हम पार्टिकल को मिक्स किए, फिर किसी पार्टिकल को मिक्स किए और अगर वो पार्टिकल डिसोसिएट हो जाए उसमें, या फिर पार्टिकल एसोसिएट हो जाए, तो इसको एक्सप्लेन करने का काम जो है वो इसको एक्सप्लेन करने का काम जो है वो हेनरी लॉ के थ्रू नहीं करेंगे। इसको एक्सप्लेन करने का काम जो है वो किया गया था वॉन हॉफ के द्वारा। हम लोग पीछे पढ़े एसोसिएशन के लिए भी और डिसोसिएशन के लिए भी। तो द गैस पार्टिकल शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन और आइदर डिसोसिएशन। गैस पार्टिकल का किसी तरह से एसोसिएशन भी नहीं होना चाहिए और ना ही किसी तरह से डिसोसिएशन होना चाहिए। और तीसरा लिमिटेशन ये हुआ हमारा कि कोई केमिकल चेंज भी नहीं होना चाहिए गैस पार्टिकल में। गैस पार्टिकल अपने नेचर में जो है वो किसी तरह का केमिकली चेंज नहीं लाए। CO2 की अगर बात करें तो CO2 नेचर में एसिडिक होता है। अगर इसको वाटर में डिसॉल्व करवा रहे हैं तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। पहले भी नेचर इसका एसिडिक था, बाद में भी क्या है, एसिडिक ही है। नेचर में चेंज आ रहा है इसके? नहीं, नेचर में चेंज नहीं आ रहा। CO2 नॉन मेटल का ऑक्साइड है, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, मेटल का ऑक्साइड बेसिक इन नेचर। तो ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये एसिडिक नेचर का है। अगर इसको जो है वो वाटर में अगर डिसॉल्व करवाएं तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये भी हमारा क्या है, नेचर में एसिडिक ही है। इसका मतलब हमारा जो है वो इसमें किसी तरह का केमिकल चेंज भी नहीं होना चाहिए। तो हेनरी लॉ का 3 लिमिटेशन भी हो गया। पहला लिमिटेशन बताया गया कि व्हेन प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर बहुत ही कम नहीं होना चाहिए। दूसरा बात ये बताया गया कि हमारा जो है वो किसी तरह का एसोसिएशन का केस देखने को नहीं मिलना चाहिए या फिर डिसोसिएशन का केस। और तीसरा, जो गैस पार्टिकल हम डिसॉल्व करवा रहे हैं सॉल्वेंट में, उसमें किसी तरह का केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये 3 लिमिटेशन हैं जो हमारे हेनरी लॉ के हैं। इसके बाद अब न्यूमेरिकल्स इस पर देखना चाहते हैं हम लोग। देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। देखिए न्यूमेरिकल हम लोग देखने जा रहे हैं। कह रहा है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना ग्राम ऑफ इथेन। चलिए, इथेन का मास दिया हुआ है, इथेन का मास दिया हुआ है 6.56 इंटू 10⁻⁻² ग्राम। इस पार्शियल प्रेशर भी दिया हुआ है 1 बार। इफ द सॉल्यूशन वेयर टू कंटेन, इस मास को चेंज करके, अगर ये मास हमारा m1 है, इस मास को चेंज करके अब कर दिया गया है m2, और ये है 5.0 इंटू 10⁻⁻² ग्राम। व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस? तो पार्शियल प्रेशर, ये अगर प्रेशर P1 है तो ये प्रेशर P2। अब प्रेशर क्या होगा ये निकालना है। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें किसी दूसरे कंपोनेंट का चर्चा नहीं किया गया है। बोला जा रहा है सिर्फ इथेन है। इसका मतलब दूसरा कंपोनेंट अगर इसमें मिलाया भी गया है इथेन के साथ
तो उसका अमाउंट जो है वो निग्लिजिबल है, उसका जो अमाउंट है वो निग्लिजिबल है। अगर इसमें दूसरा कंपोनेंट किसी कंपोनेंट को अगर मिक्स भी किया गया है, इसमें किसी दूसरे कंपोनेंट को अगर मिक्स भी किया गया है, अगर इसमें किसी दूसरे कंपोनेंट को अगर मिक्स भी किया गया है, तो उसका कंपोनेंट, वो जो कंपोनेंट है वो निग्लिजिबल है हमारा, वो कंपोनेंट जो है वो हमारा निग्लिजिबल है। उस कंपोनेंट को यहाँ पर जो है वो निग्लिजिबल मान लिया गया है। तो उस कंपोनेंट को जब निग्लिजिबल मान लिया जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा ये सिर्फ हमारा तब एप्लीकेबल होगा, ये कंसेप्ट हमारा, ये जो है वो हेनरी का ही कंसेप्ट का जो है वो इस्तेमाल करके इस रिलेशन को लिखा जा रहा है यहाँ पर। तो ये हमारा, जब ध्यान दीजिएगा, this relation is applicable only when single component is present in the question। फिर से ये बात मस्ट याद रखिएगा, अगर याद रखते हैं तो अच्छी बात, फिर बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन में अगर हमारा सॉल्यूशन बनाया जाता तो दो कंपोनेंट रहना चाहिए था ना। जब हमारा सॉल्यूशन बनाया जाता तो वहाँ पर दो कंपोनेंट रहना चाहिए था, एक तो इथेनॉल और इसके साथ कोई दूसरा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ चर्चा किसकी कर रहा है? इथेन की कर रहा है। वाटर की कोई चर्चा कर रहा है यहाँ पर? नहीं, वाटर की चर्चा यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। वाटर यहाँ पर जो है वो या कोई दूसरा सॉल्वेंट का चर्चा नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा जो कंपोनेंट है वो प्योर है। इसका मतलब इसके साथ जो दूसरा कंपोनेंट मिलाया गया उसका अमाउंट जो है वो बहुत ही निग्लिजिबल है। जो दूसरा कंपोनेंट हमको मिलाया गया है यहाँ पर हमारा जो उसका अमाउंट जो है वो निग्लिजिबल है। तो यहाँ पर हमारा जो है वो एक रिलेशन यूज करेंगे, मास इज इक्वल टू KH इंटू पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर मास इज इक्वल टू KH इंटू पार्शियल प्रेशर। यहां पर आप मास देख सकते हैं, दिया हुआ है 6.56 इंटू 10⁻⁻²। KH कांस्टेंट है और पार्शियल प्रेशर का वैल्यू पहले 1 बार दिया है। यहां से KH का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो KH इज इक्वल टू हो जाएगा 6.56 इंटू 10⁻²। चलिए अब देख लेते हैं आगे बढ़ करके। अगर यूनिट इसका देखना चाहें तो यूनिट हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो ये हमारा मास, ये हमारा पार्शियल प्रेशर का है यूनिट बार में, तो इधर आएगा। और ये ग्राम में, तो ग्राम बार इनवर्स होगा ना। अरे ये ग्राम में है और ये 1 बार है। अब KH निकालना है तो 1 को ये 1 बार को इधर लाइएगा ना, तो KH इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर ग्राम पहले से ही बार को ऊपर ले जाइए तो 1 बार इनवर्स हो जाएगा। अब अगेन दोबारा फिर से M इज इक्वल टू KH इंटू पार्शियल प्रेशर, यही P निकालना है हमको। M हमको पता है 5.0 इंटू 10⁻⁻²। KH का वैल्यू 6.56 इंटू 10⁻⁻² और इंटू P, यहाँ से हमको P निकालना है। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा ये ग्राम और ये ग्राम, ये हमारा है किसमें? ग्राम बार इनवर्स। तो ये ग्राम और ये ग्राम कैंसिल, बच गया ये इधर हमारा बच जाएगा P 6 इंटू 10⁻⁻² और बटा में 6.56 इंटू 10⁻⁻²। ये तो कैंसिल हो जाएगा, 5.0 6.56 बार। बताइए इसको डिवाइड करके कितना बार आ रहा है? ये था क्वेश्चन। कहिएगा कि सर यहाँ पर जो है वो मोल फ्रैक्शन वाला टर्म इस्तेमाल नहीं किया जो हेनरी लॉ दिया गया था। हम बोले कि वो हम टर्म इस्तेमाल करेंगे, उस टर्म का यूज़ हम करेंगे, ऐसा नहीं कि वो उस टर्म हमारा जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ये हेनरी लॉ का जो हमारा टर्म था कि हमारा जो प्रेशर होगा वो बराबर होगा, वेपर प्रेशर जो होगा वो बराबर होगा हमारा मोल हेनरी रेट कांस्टेंट इंटू मोल फ्रैक्शन के
मोल फ्रैक्शन के, इस टर्म का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं कि इस टर्म का हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इस टर्म का इस्तेमाल तब हम लोग करेंगे जब हमारा किसी सॉल्यूशन को बनाने के लिए जो है दो कंपोनेंट का इस्तेमाल किया गया है या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का। लेकिन यहाँ पर जो कंपोनेंट हमारा दिया गया है वो सिर्फ इथेन है, सिर्फ इथेन है। इथेन जो है वो प्योर स्टेट में है, सिर्फ इथेन है। और यही कारण है कि यहाँ पर हमारा एक जो है वो ये रिलेशन इस्तेमाल करेंगे, ये रिलेशन हम लोग इस्तेमाल करेंगे, मास इज इक्वल टू के एच इंटू पार्शियल प्रेशर, मास इज इक्वल टू के एच इंटू पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ से हम लोग ये रिलेशन का सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर हमारा जो है वो मास, दो मास दिया हुआ था, पहला वाला मास से हम लोग जो है वो, और पहला वाला प्रेशर भी दिया हुआ था। तो पहला वाला मास और पहला वाला प्रेशर से इस्तेमाल करके हम लोग के एच निकाल लिए ग्राम पर बार में। और उसके बाद जो है वो दूसरा प्रेशर निकालने के लिए कह रहा था फिर से उस रिलेशन का, क्योंकि के एच तो कांस्टेंट है, वो गैस पार्टिकल के लिए, इथेन के लिए वो फिक्स होगा। उसका इस्तेमाल करके हम लोग दूसरा जो है वो वहाँ पर प्रेशर जो है वो निकाल लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ये पिछला क्वेश्चन भी हमारा एनसीईआरटी का था, वो एक्सरसाइज का था, वो एक्सरसाइज में 13 नंबर होगा। और ये हमारा इंटेक्स क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन भी हमारा एनसीईआरटी का था, वो एक्सरसाइज का 13 नंबर होगा। और ये हमारा इंटेक्स क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड इज अ टॉक्सिक गैस विथ रॉटन एग लाइक स्मेल। ये एक टॉक्सिक गैस होता है, हाईली टॉक्सिक गैस होता है, और इसका स्मेल जो होता है वो सड़े हुए अंडे की तरह होता है, रॉटन एग लाइक स्मेल। इज यूज फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। हम लोग जो है वो लैब में जब किसी कंपोनेंट का या सल्फर का अगर कंपोजिशन का, या किसी कंपाउंड में सल्फर का कंपोजिशन क्या है उसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका। इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP, चलिए एक कंडीशन दिया STP। STP कहने का मतलब आप जानते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और इस कंडीशन पर हमारा जो प्रेशर होता है वो 1 atm के बराबर होता है, और 1 atm इज इक्वल टू होता है 0.987 बार। चलिए इसको याद रखेंगे, ये बात 11th में आप पढ़े हैं। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 1 atm 0.987 बार। और इसका मोलारिटी दिया हुआ है छोटा m 0.195। कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट, हमको निकालना है के एच। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ऊपर में बात बना रहा था, कह रहा था ये टॉक्सिक गैस है और इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए जो है वो, क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर इज एट STP इज सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी के बारे में बोला था, मोल फ्रैक्शन भी हो सकता है, मोलारिटी भी हो सकता है, मोलालिटी भी हो सकता है। यहाँ पर जो है वो हमको मोलालिटी दिया हुआ है, और मोलालिटी का वैल्यू दिया हुआ है इतना। कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट निकालना है के एच। और प्रेशर के बारे में हमको जानकारी है, 1 atm होता है STP पर। STP पर दो तरह के STP कंडीशन आप पढ़े थे और एक NTP पढ़े थे, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पर STP है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहाँ पर हमारा प्रेशर जो है वो 1 atm, और 1 atm इज इक्वल टू इतना बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोलालिटी को क्या लिखते हैं आप, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। अरे मोलालिटी को आप लिखते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ये दिया हुआ है 0.195 बटा 1 kg। मास ऑफ सॉल्वेंट kg में चाहिए, kg यानी कि 1 kg नहीं, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलालिटी का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस में, kg में। चलिए सॉल्यूट का मोल आपको पता है, सॉल्यूट का मोल पता है 0.195, 1 kg सॉल्वेंट है 1 kg कहने का मतलब 1000 ग्राम। इसको भी मोल में बदल दीजिए, तो इसका मोल ऑफ सॉल्वेंट अगर निकालें, अगर यहाँ से मोल ऑफ सॉल्वेंट अगर निकालें तो सॉल्वेंट के बारे में यहाँ चर्चा नहीं किया हुआ है, तो वाटर लेकर बनाएंगे। सॉल्वेंट का अगर मोल निकालें तो 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 18, यह आ गया 55.5 मोल। चलिए सॉल्यूशन का मोल हो जाएगा, सॉल्यूशन का मोल हो जाएगा यहाँ से 0.195 प्लस 55.5। चलिए अब मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए H2S का, तो जिसका निकालना उसका मोल ऊपर में, तो सॉल्यूट का मोल 0.195 और नीचे में टोटल मोल 0.195 प्लस 55.5।
मोल फ्रैक्शन तो निकल ही गया, आप पढ़े थे आप अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, हेनरी लॉ के अनुसार आप पढ़े थे, हेनरी लॉ के अनुसार आप पढ़े थे, आ रहा है सही, हाँ, हेनरी लॉ के अनुसार आप पढ़े थे कि हमारा जो है वो प्रेशर इज इक्वल टू होता है KH इंटू मोल फ्रैक्शन। P हमको पता है 0.987 KH निकालना है, और मोल फ्रैक्शन भी तो पता ही है 0.195 डिवाइडेड बाय 0.195 अब प्लस 55.5, इसको जोड़ करके बताइए तो ये कितना आ रहा है। तो KH इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 0.987 इंटू कितना हो जाएगा 55.695, अब बटा में कितना हो जाएगा 0.195, सॉल्व करके बताइए कितना बार आ रहा है आपका, जो भी आए आपका यूनिट देख लीजिए, कैलकुलेट करके बताइए आंसर कितना आ रहा है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में कहा क्या गया, क्वेश्चन में कहा गया कि H2S हमारा एक टॉक्सिक गैस है जिसका स्मेल सरवेंडे की तरह होता है और इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर H2S का सॉल्युबिलिटी वाटर के साथ, ठीक है वाटर दिया हुआ है, इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर, और यह भी है यहाँ पर सॉल्वेंट के रूप में भी वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट है, ये H2 है हमारा, वाटर एट STP इज इतना, मोलैलिटी दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन निकाल दिए, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन के लिए पढ़े हैं, तो मोलैलिटी दिया हुआ है, तो मोलैलिटी कहता क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया 0.195 और मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg, 1 kg कहने का मतलब 1000 ग्राम, इसको भी मोल में बदल दीजिए 55.5 मोल, सॉल्यूशन का मोल हो गया, सॉल्यूट का ये मोल और ये सॉल्वेंट का, ये हमारा सॉल्यूट का मोल, सॉल्यूट, और ये हमारा सॉल्वेंट का मोल, सॉल्यूशन को जोड़ देंगे दोनों को तो सॉल्यूशन का, और मोल फ्रैक्शन निकालना था, जिसका निकालना है उसका ऊपर में और नीचे में टोटल। अब हेनरी लॉ के अनुसार पढ़े प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और साथ में एक कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके एक हेनरी कांस्टेंट आ गया, प्रेशर के बारे में पता, मोल फ्रैक्शन पता, हेनरी कांस्टेंट निकालना था क्वेश्चन में, कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट, तो यहाँ से हेनरी कांस्टेंट निकाले, ये जोड़ करके इधर लाए गुना में आ गया और ये नीचे भागा में, सॉल्व करके बताइएगा कि आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग को देखना है, ये भी हेनरी लॉ से हमारा रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट या हेनरी रेट कांस्टेंट इसी को बोलते हैं, तो जो क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ पहले उसको आप नोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये क्वेश्चन बैंक में अगर पलट कर देखिएगा तो CBSE में पूछा हुआ है, इसको JEE में पूछा गया है, इसको नीट में पूछा गया है, ये डायरेक्ट NCERT का क्वेश्चन जो है विद ऑप्शन जो है वो JEE और नीट में पूछ लिया है। यहाँ पर कहा रहा है क्वेश्चन में कि हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर, KH का वैल्यू दिया हुआ है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल, चलिए पास्कल में है, अच्छी बात है, हम लोग जानते हैं, इस बात की जानकारी है कि 1 atm इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है हमारा, 1 atm इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, CO2 के क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है, यानी कि मोल निकालिए या फिर मोल को जो है वो ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, चलिए जो भी हो। इन 500 मिलीलीटर ऑफ सोडा वाटर, सोडा वाटर का अमाउंट दिया हुआ है, हम लोग पिछले क्लास में हम लोग जो है वो पीछे देखे थे, पिछले क्लास में नहीं, हम लोग पीछे देखे थे कि हमारा जो है वो सोडा वाटर को प्रिपेयर करने के लिए जो है, या हम लोग जो है वो कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक को प्रिपेयर करने के लिए जो है वो हम लोग हेनरी लॉ का इस्तेमाल करते हैं, वो हेनरी लॉ का एक एप्लीकेशन था। तो यहाँ पर 500 मिलीलीटर ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm, प्रेशर दे रहा है यहाँ पर 2.5 atm, एक प्रेशर ATM में एक पास्कल में, इसको भी पास्कल में ही बदल देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 2.5 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। चलिए ये अब हमारा प्रेशर जो है वो ATM में नहीं रहा बल्कि बदल गया ये पास्कल में। आगे बढ़ते हैं, CO2 एट 298 केल्विन, चलिए टेम्परेचर भी दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं, सबसे पहले इस बात की जानकारी हम लोग को मिली है कि एज पर अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ के अनुसार हम लोग जाने कि P जो होगा वो बराबर होगा KH इंटू एक्स के,
x हमारा मोल फ्रैक्शन है, p का वैल्यू हमको पता है 2.5 इंटू 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5, kh का वैल्यू हमको दिया हुआ है 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू मोल फ्रैक्शन, यहाँ से निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ से जब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8। ये तो कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 10 टू द पावर 3, यहाँ होगा ऊपर ले जाएंगे तो -3, तो 2.5 इंटू 1.01 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 1.67। चलिए मोल फ्रैक्शन निकल गया CO2 का। अब हम लोग जानते हैं कि वाटर का अमाउंट दिया हुआ है, अगर जो है वो यहाँ पर देखा जाए तो CO2 का जो अमाउंट होगा वो बहुत ही कम होगा, CO2 का जो अमाउंट है वो बहुत ही कम होगा, CO2 का जो अमाउंट होगा वो बहुत ही कम होगा एज कंपेयर टू वाटर। वाटर देखिए ध्यान दीजिए, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर मिलीलीटर, 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो यहाँ पर वाटर का अगर वॉल्यूम दिया हुआ है 500 मिलीलीटर तो उसका मास भी होगा 500 ग्राम ही, इसका मास होगा 500 ग्राम ही। अगर वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर होता है और आप जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो अगर वॉल्यूम हमारा जो है वो 500 दिया हुआ है और डेंसिटी 1 है तो मास अगर निकाले तो कितना आएगा 500 ग्राम। अब अगर मोल फ्रैक्शन हमको CO2 का लिखना है तो ये हमारा हो जाएगा मोल ऑफ CO2, ये हमारा होगा मोल ऑफ CO2 बाय मोल ऑफ CO2 प्लस मोल ऑफ H2O। इसको मोल में बदल देते हैं, तो मोल में बदलने के लिए 500 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 जितना भी आए। चलिए मोल फ्रैक्शन हमको CO2 का निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं 2.5 इंटू 1.01 इंटू 10 टू द पावर -3 बटा 1.67 मोल ऑफ CO2। तो CO2 का मोल निकालना है, CO2 का ही तो अमाउंट निकालना है, CO2 का ही क्वांटिटी ऑफ CO2 का ही क्वांटिटी निकालना है, तो हमको मोल ऑफ CO2 निकालना है। यहां बोले कि वाटर के रिस्पेक्ट में, यहां पर बोल रहे हैं कि वाटर के रिस्पेक्ट में CO2 का अमाउंट बहुत कम है, कितना कम है तो ऑलमोस्ट टेंड्स टू बिकम इक्वल टू कितना 0, ये 500 मिलीलीटर है। और आप देख रहे हैं कि यहां पर जो है वो हमारा CO2 का अगर मोल फ्रैक्शन ही निकालें तो बहुत ही कम आ रहा है, ये 10 टू द पावर -3 के रेंज में आ रहा है, ये बहुत ही कम आ रहा है। इसका मतलब जो है वो CO2 का अमाउंट यानी कि CO2 का मोल वाटर के मोल के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम होगा। कहीं का ऊपर भी 0 कर दीजिए, क्यों 0 ऊपर में करें, ऊपर में वाटर है क्या, हम बोल रहे हैं वाटर के रिस्पेक्ट में CO2 का मोल जो है वो बहुत ही कम है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर दिए। तो यहाँ पर बच गया मोल ऑफ वाटर, और मोल ऑफ वाटर हमारा कितना है 500 डिवाइडेड बाई 18। यहाँ से हमको सॉल्व करके मोल ऑफ CO2 निकाल लेना है, और इसको बताइए कि कितना आएगा। ये जितना आएगा उतना मोल, अगर आप ग्राम में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जितना मोल आएगा उसमें 44 से गुना कर दीजिए। क्यों 44 से, क्योंकि कार्बन का आप जानते हैं 1 मोल में 12, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, ये कितना आया 44 ग्राम पर मोल, इसलिए 44 से आप गुना कर दीजिएगा तो यह जो आपका आंसर आएगा वो ग्राम में हो जाएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए किए क्या, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किए क्या कि हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर, हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू CO2 के लिए दिया हुआ है इतना, कह रहा है कि कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 का क्वांटिटी निकालना है। ऐसा तब जब सोडा वाटर का अमाउंट जो है वो 500 मिलीलीटर है, और इसको पैक किया गया है 2.5 ATM के प्रेशर पर। हम लोग के ऊपर लगने वाला प्रेशर 1 ATM का, इसको बढ़ा करके जो है वो 2.5 ATM के प्रेशर पर पैक किया गया है। KH का वैल्यू हमको पता है, हेनरी रेट कांस्टेंट का वैल्यू, हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू 1 ATM इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं इतना पास्कल। यहां से प्रेशर अगर देखें तो 2.5 ATM दिया हुआ है, इसको पास्कल में बदल दिए क्योंकि हेनरी रेट कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो हमारा पास्कल में है, तो P का भी वैल्यू पास्कल में ले लिए। अब हेनरी लॉ के अनुसार हम लोग पढ़े थे कि P इज इक्वल टू होता है KH इंटू एक्स। P का वैल्यू पता, KH का वैल्यू पता, एक्स नहीं निकल जाएगा, एक्स निकल गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 ये बहुत कम आ रहा है, ये बहुत कम, ये गुना करके इसको डिवाइड कीजिएगा तो चलिए, और फिर लेकिन 10 टू द पावर -3 है,
यानी कि जो आएगा उसको 1000 से डिवाइड करना होगा, बहुत ही कम आएगा, ये छोटा वैल्यू आएगा। इसका मतलब CO2 का मोल, CO2 का मोल वाटर के मोल के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम है, बहुत लेस है। वाटर का मोल जो है वो बहुत ज्यादा है, तो CO2 का मोल वाटर के मोल के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम है, बहुत ही कम। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है, वॉल्यूम दिया हुआ है 500 मिलीलीटर, तो मास निकालिए 500 ग्राम, इसको मोल में बदल देंगे डिवाइडेड बाय 80। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, क्योंकि हम निकाल चुके हैं यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 अगर देखें तो ये हो जाएगा मोल ऑफ CO2 बाय मोल ऑफ CO2 प्लस मोल ऑफ वाटर। जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका मोल ऊपर में और नीचे में टोटल मोल। तो ये सोडा वाटर का फॉर्मेशन जो है वो दो चीज से हुआ है, एक तो वाटर और दूसरा CO2। यहाँ पर CO2 का मोल फ्रैक्शन हमको पता है, रख दिए। यहाँ से CO2 का मोल फ्रैक्शन हमको पता है, यहाँ से हम इसको रख दिए, यहाँ से हम इसको रख दिए। ऊपर में हो जाएगा मोल ऑफ CO2 और नीचे में मोल ऑफ वाटर। CO2 का मोल वाटर के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम, CO2 का मोल वाटर के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम, जिसके कारण इसको जीरो मान लिए। ऊपर में नहीं जीरो मान सकते हैं क्योंकि वाटर का मोल नहीं है। हम बोल रहे हैं वाटर के रिस्पेक्ट में, वाटर के संदर्भ में, वाटर के रेफरेंस में CO2 का जो मोल है वो बहुत ही कम है, इसलिए ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, तो इसलिए जीरो हो गया वो। वाटर का मोल हमको पता है 500/80, यहाँ से सॉल्व करके हमको मोल ऑफ ये निकाल लेना है CO2, और यही हमारा अमाउंट हो गया। अगर मोल में निकालते हैं तो मोल में छोड़ देंगे, और ग्राम में निकालते हैं तो 44 से गुना कर देंगे, क्योंकि एक मोल में हमारा CO2 44 ग्राम होता है। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा।